एक गांव में रमेश और प्रीतम नाम के दो भाई रहा करते थे। रमेश प्रीतम से उम्र में बड़ा था और वो हमेशा प्रीतम से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता रहता था। इस बात से उसके पिता मोहन बिल्कुल चिंतित रहा करते थे। एक दिन रमेश प्रीतम से बगैर किसी बात के झगड़ा कर रहा था कि तभी वहां पर मोहन आ गए और कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आता रमेश, आखिर तुम्हें प्रीतम से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर प्रीतम से झगड़ा करते रहते हो। तो रमेश कहता है, आप तो प्रीतम का ही पक्ष लेंगे पिताजी, क्योंकि ये आपका लाडला बेटा जो है। फिर मोहन कहता है, ऐसी बात नहीं है बेटा, जितना प्रेम मैं प्रीतम से करता हूँ उतना प्रेम तुमसे भी करता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत भर कौन रहा है। तो रमेश कहता है, झूठ मत बोलिए पिताजी, सच तो यह है कि आप प्रीतम को हमेशा से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप हमेशा प्रीतम का ही पक्ष लेते हो। आप प्रीतम की बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हो जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और पिता की बहस को प्रीतम काफी देर से सुन रहा था। वह रमेश की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो पिताजी मुझे भी डांटते हैं। लेकिन बस मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। फिर रमेश कहता है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ। समझा, मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने तुम्हारी माँ से विवाह कर लिया। तुम पिताजी की संतान जरूर हो, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं हो। फिर रमेश के पिताजी कहते हैं, बस बहुत हो गया रमेश, अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम प्रीतम से झगड़ा क्यों कर रहे थे। तो रमेश कहता है, हमारे गांव की जमीन पर प्रीतम मुझसे बगैर पूछे एक ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था। फिर रमेश के पिताजी बोले, उसे ढाबा खोलने के लिए मैंने ही बोला था। तुम तो कोई काम काज करते नहीं हो और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, प्रीतम ही परिवार का खर्चा उठाता है। तो रमेश कहता है, बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रीतम के टुकड़ों पर पल रहा हूँ? पिताजी, वो जमीन मेरी है, मैं उस जमीन पर प्रीतम को कोई ढाबा नहीं खोलने दूंगा। इतना कहकर रमेश क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया और प्रीतम अपने पिता की ओर देखकर बोला, आपको भैया से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी पिताजी। आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि घर का खर्चा मैं ही उठाता हूँ? उनको कितना बुरा लगा होगा। तो प्रीतम के पिताजी कहते हैं, तुम वाकई बहुत भोले हो प्रीतम। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बगैर बात के झगड़ा करता रहता है और फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना प्रेम और स्नेह है। तो प्रीतम कहता है, वो मेरे बड़े भाई हैं पिताजी, उन्हें मुझसे झगड़ने का पूरा अधिकार है। भैया मन के इतने बुरे भी नहीं है पिताजी, उन्हें जरूर कोई मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ भड़काता रहता है। मुझे याद है बचपन में जब मैं दूसरी कक्षा में था और भैया पांचवी कक्षा में थे, भैया मुझे कितने प्रेम से मेरी उंगली पकड़कर मुझे विद्यालय ले जाया करते थे। फिर प्रीतम के पिताजी कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि मुझे तुम्हारे जैसी संतान मिली। इतना कहकर मोहन ने प्रीतम को गले से लगा लिया। उधर रमेश क्रोधित होकर सीधा गांव के व्यक्ति चिमना के पास पहुंच गया। चिमना एक कपटी व्यक्ति था जो अंदर ही अंदर मोहन से बहुत जलता था।
वो काफी वर्षों से रमेश के कान भर रहा था। रमेश को अपनी तरफ आते देख मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है रमेश, लगता है अपने छोटे भाई प्रीतम से फिर से झगड़ा करके आए हो तुम। फिर रमेश कहता है, अब तो हद पार हो गई है चिमना चाचा। आज तो मेरे पिताजी ने ये तक बोल दिया कि परिवार का खर्चा भी प्रीतम ही उठाता है, मानो कि मैं कुछ करता ही नहीं। फिर चिमना कहता है, अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें साफ साफ समझा दिया कि तुम प्रीतम के टुकड़ों पर ही पल रहे हो, तुम उन दोनों के लिए बोझ हो। फिर रमेश कहता है, मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा चिमना चाचा, मैं अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर चिमना कहता है, अरे ऐसी गलती मत करना रमेश, अगर तुमने ऐसा किया तो प्रीतम अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, समझा। वो तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। मत भूलो, मोहन की संपत्ति के असली वारिस तुम हो, ना कि वो प्रीतम। तुम्हारे पिताजी ने सबसे पहले तुम्हारी माँ से विवाह किया था भाई। फिर रमेश कहता है, आखिर पिताजी ने दूसरा विवाह क्यों किया? तो चिमना बताता है, तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, एक नंबर के चरित्रहीन थे। तुम्हारी माँ जब जीवित थी तो वो मोहन के स्वभाव से बहुत चिंतित रहती थी और इसी चिंता में वो स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे पिताजी शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने प्रीतम की मां से विवाह कर लिया, जिनका देहांत अभी 2-3 साल पहले ही हुआ। फिर आप ही बताइए चिमना चाचा कि मैं क्या करूं? फिर चिमना कहता है, अरे यहाँ के जो वकील हैं वो मेरा बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मोहन अपने वकील के पास वसीयत बनाने के लिए गए हुए थे। ये बात मुझे वकील ने ही बताई। और जानते हो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करवाई है? तो रमेश पूछता है, किसके नाम चिमना चाचा? तो चिमना बताता है, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति प्रीतम के नाम कर दी है भैया। ये बात मुझे उनके वकील ने ही बताई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम स्वयं जाकर वकील से पूछताछ कर सकते हो। फिर रमेश कहता है, अगर ऐसी बात है चिमना चाचा तो फिर मैं प्रीतम को छोड़ूंगा नहीं। फिर चिमना कहता है, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, मेरे पास एक और उपाय भी है। फिर रमेश कहता है, कैसा उपाय चिमना चाचा? तो चिमना कहता है, मैं तुमसे अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वो वकील मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो मेरे कहने पर वसीयत तुम्हारे नाम पलट देगा, पर इस बात का पता मोहन को कभी नहीं चल पाएगा। जब मोहन इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी संपत्ति के वारिस तुम हो जाओगे। उसके बाद तुम प्रीतम को धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस राज को तुम्हारे, मेरे और वकील के अलावा कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उस वकील से बात कर लेता हूँ। तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा और वो वकील वसीयत में सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पलट देगा। तभी वहां पर चिमना की बेटी झुमरी आकर बोली, पिताजी आपको माँ बुला रही है। चिमना झुमरी की बात सुनकर वहां से चला गया। झुमरी रमेश की ओर प्यार से देखने लगी। दरअसल झुमरी और रमेश एक दूसरे से प्रेम करते थे। फिर झुमरी कहती है, मैंने तुम्हारे और पिताजी के बीच की सारी बातें सुन ली है। तुम एक काम करो, कल पिताजी के साथ उस वकील के घर पर चले जाओ और वसीयत अपने नाम कर लो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे
पिताजी मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे। फिर रमेश कहता है, मैं कुछ समझा नहीं झुमरी, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर झुमरी कहती है, तुम ही बताओ ना रमेश, कोई पिता उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेगा जिसके हाथ में कुछ भी ना हो? और फिलहाल तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे छोटे भाई प्रीतम का है। झुमरी की बात सुनकर रमेश के चेहरे पर क्रोध आ गया और वह अगले दिन चिमना के साथ अपने पिता के वकील के पास चला गया, जो शायद उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। फिर वकील कहता है, हाँ चिमना का फोन आया था कि रमेश तुम आने वाले हो। देखो भाई, मैं तुम्हारे पिता की वसीयत तुम्हारे नाम पलट दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी संपत्ति में से 10% हिस्सा चाहिए। फिर रमेश कहने लगा, 10% कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? यह रकम तो लाखों में पहुंच जाएगी। फिर वकील कहता है, देखो रमेश, तुम्हारे पिताजी ने सारी वसीयत तुम्हारे छोटे भाई के नाम कर रखी है। अगर तुम मुझे 10% नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। 3 दिन बाद तो तुम वैसे भी सड़क पर आने ही वाले हो। फिर रमेश कहता है, अब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। फिर वकील कहता है, दरअसल तुम्हारे पिताजी को ब्लड कैंसर है और यह बात तुम्हारे पिताजी ने तुमसे और छोटे भाई से छुपा रखी है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास अभी भी रखी हुई है। ज्यादा से ज्यादा वह 3 दिन के मेहमान है। चिमना बड़ी चालाकी से रमेश की ओर देखकर बोला, यह सोचने का समय नहीं है रमेश। इस वकील के मुंह पर 10% मारो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। 3 दिन बाद तो तुम्हारा पिता वैसे ही मर जाएगा। चिमना की बात सुनकर रमेश बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं आपको 10% देने के लिए तैयार हूँ। फिर अंदर से वकील कुछ कागजात लेकर आता है और कहता है, यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और टेंशन फ्री होकर अपने घर चले जाओ। वसीयत तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ही सुनाई जाएगी, ठीक है? रमेश अंगूठा लगाकर चिमना के साथ लौट आया और 3-4 दिन के बाद अचानक मोहन की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। प्रीतम फूट फूट कर रोने लगा। सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए। तभी वह वकील वहां पर आ गया और कहने लगा, प्रीतम, मैं तुम्हारे पिताजी का वकील हूँ और मैं यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति किसके नाम की है। फिर प्रीतम कहता है, यह बात आप कल आकर बता देना। मैं अभी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था। वह मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया। फिर वकील कहता है, यह मेरी मजबूरी है प्रीतम। तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि उनके मरने के बाद 2 घंटे बाद वसीयत पढ़कर सुना दी जाए। वसीयत के मुताबिक उन्होंने सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया, मगर प्रीतम को वकील की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फूट फूट कर रोता रहा। मोहन का अंतिम संस्कार रमेश ने किया। शाम के वक्त प्रीतम रोता हुआ घर पर आया तो रमेश क्रोधित होकर प्रीतम से बोला, पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है प्रीतम। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर प्रीतम कहता है,
यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला अब कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अब आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। फिर रमेश कहता है, तुम्हारे इस संसार में पिताजी थे जो अब चले गए, तो कृपया करके तुम भी यहाँ से चले जाओ। फिर प्रीतम कहता है, ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस घर में छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं सारा जीवन उसी जगह में बिता लूंगा। फिर रमेश ने कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर रमेश ने प्रीतम को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। प्रीतम रोता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन रमेश ने झुमरी से धूमधाम से विवाह कर लिया। प्रीतम 2 दिन से भूखा प्यासा दूसरे गांव में भटकता रहा कि तभी उसे खेतों में बना हुआ एक घर नजर आया। प्रीतम वहां पर चला गया। उस घर का व्यक्ति प्रीतम को देखकर बोला, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम तो मोहन के ही पुत्र हो ना? तो प्रीतम कहता है, हाँ, मेरा नाम बलदेव है। मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रमेश ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। फिर प्रीतम कहता है, अरे आप तो मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। फिर बलदेव कहता है, इस घर को और इस खेत को देख रहे हो? यह घर तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। हम बस तो सड़क पर मारे मारे फिर रहे थे। तुम्हारे पिताजी ने ही हमें सहारा दिया। आज से इस घर और इस खेत के वारिस तुम हो। उस दिन के बाद से उसी घर में प्रीतम रहने लगा। वह दिन भर खेतों से मेहनत करके आता और शाम के वक्त घर पर सो जाता। उधर रमेश एक दिन शाम के वक्त जब अपने घर लौटता है, तो उसने देखा कि चिमना और रमेश की पत्नी उसी के बारे में बात कर रहे थे। रमेश चुपके से उनकी सारी बात सुनने लगा तो झुमरी कह रही थी, पिताजी, आपके कहने से मैंने उस रमेश से विवाह कर लिया। अब तो सारी संपत्ति मैंने आपके नाम कर दी है। अब तो मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। तो चिमना कहता है, चिंता मत कर बेटी, मैं सही मौके की तलाश में हूँ। इस संपत्ति को हड़पने के लिए मैंने वर्षों इंतजार किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी गलती मेरे वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दे। मैं तो यह उपाय सोच रहा हूँ कि रमेश को जड़ से खत्म ही कर दिया जाए। यह सुनकर रमेश बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और क्रोधित होकर सीधा चिमना के सामने आकर बोला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी चिमना। इसका मतलब पिताजी सही कहते थे। तुम हमेशा मेरे परिवार के खिलाफ मेरी कान भरते रहते थे। और झुमरी, तुम तो मेरी पत्नी हो। फिर झुमरी कहती है, काहे की पत्नी? मैंने सिर्फ पिताजी के कहने पर विवाह किया है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। फिर रमेश कहता है, यह घर मेरा है। तो झुमरी कहती है, नहीं, तुम्हारा था। फिर झुमरी बताती है कि तुम्हें शायद याद नहीं कि तुमने उस वकील के यहाँ अंगूठा भी लगाया था और जायदाद हथिया ली थी। उसी वकील ने वसीयत पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा था। चिमना और उसकी पत्नी झुमरी ने रमेश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रमेश पछतावे के आंसू लिए हुए वहां से चला गया। उसे अपने पिताजी और छोटे भाई की बहुत याद आने लगी। कुछ दिनों तक रमेश ऐसे ही भटकता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसका छोटा भाई रहा करता था। अपने भाई को देखकर प्रीतम दौड़ता हुआ रमेश के पास पहुंच गया और बोला, अरे भैया,
आपकी दशा इतनी बुरी कैसे हो गई? रमेश रोते हुए सारी घटना अपने भाई प्रीतम को बता दी। फिर प्रीतम बोला, चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूं ना। फिर रमेश रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया प्रीतम, फिर भी तुम। फिर प्रीतम कहता है, नहीं भैया, मैं बचपन से जानता था कि मेरे खिलाफ आपके कोई कान भरता है। आप मन के इतने बुरे नहीं हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार के अंदर से मोहन का वकील निकलकर बाहर आ गया और रमेश और प्रीतम की ओर देखकर बोला, मैंने तुम दोनों को कहां कहां नहीं तलाश किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। ईश्वर ने मुझे इसकी सजा दे दी है। मुझे भी तुम्हारे पिता की तरह ब्लड कैंसर हो गया है और मैं भी कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। मरने से पहले मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर रमेश कहता है, आपने बहुत देर कर दी वकील साहब। चिमना ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। आपने जो अंगूठा मुझे लगवाया था उसका फायदा मेरी पत्नी और चिमना दोनों ने उठाया। तो वकील साहब कहते हैं, ऐसा नहीं है रमेश। दरअसल मोहन जी ने तुम दोनों को अपनी आधी आधी संपत्ति नाम की थी। आधी संपत्ति का वारिस प्रीतम आज भी है। चिमना ने सिर्फ तुम्हारे ही हिस्से की संपत्ति अपने नाम की है। फिर रमेश कहता है, यह क्या कर रहे हैं आप? तो वकील कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। बचपन से ही तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे छोटे भाई के खिलाफ चिमना तुम्हें भड़काता रहा। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का विवाह तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए कर दिया। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं। मैं पुलिस के सामने गवाही देने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। रमेश और प्रीतम वकील के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में वकील ने अपना जुल्म स्वीकार किया। फिर थानेदार कहता है, जी तो करता है वकील कि तुझे भी जेल की काल कोठरी में डाल दूं, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इससे कई बड़ी सजा दी है। इसके बाद पुलिस चिमना के घर के लिए निकल गई और चिमना के घर से थानेदार कहते हैं, अरे पकड़ लो हवलदार इन्हें। तो चिमना कहता है, अरे अरे, ये कैसी गुंडागर्दी है? तो थानेदार कहते हैं, अरे गुंडागर्दी तो अब हम दिखाएंगे कि कैसी होती है। अरे थाने ले चलो इन दोनों को। फिर चिमना कहता है, अरे साहब, बताइए तो सही, क्या बात है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो ले दे के रफा दफा करते हैं ना। इतनी तकलीफ ना लीजिए आप। फिर थानेदार साहब कहते हैं, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देता है? ए रुक, तू तेरे पर ऐसी धारा लगाऊंगा कि देखते हैं कैसे बाहर निकालता है तू। फिर झुमरी कहती है, पापा यह सब क्या हो रहा है और मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हो? फिर रमेश कहता है, मैं बताऊं कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हें? तुम्हारा असली ससुराल। वहीं बैठकर बर्बाद करना तुम लोगों अपनी जिंदगी। वकील जी, आपने अपना सारा जुल्म कबूल कर लिया है। अब तुम्हारी बारी है। जाओ अब निकलो यहाँ से। फिर प्रीतम भी कहता है, सही कहा है किसी ने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर झुमरी गुस्साते हुए कहती है, तुम अपना मुंह बंद करो समझे? फिर थानेदार कहता है, अरे चलो अब सारी बातें यही करनी है देवी, कुछ बातें थाने के लिए भी छोड़ दो। अरे ले चलो इन्हें। तो झुमरी कहती है, मेरे लिए महिला कांस्टेबल लाओ समझे? फिर यहाँ आना, उसका भी पूरा इंतजाम है। गाड़ी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है। हेड क्वार्टर में अब तो चल सकती हो ना?
अरे ले चलो इन्हें। इतना कहकर थानेदार ने चिमना और उसकी बेटी गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। रमेश और प्रीतम सगे भाइयों की तरह आपस में फिर से रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।